नमस्कार दर्शकों, कहते हैं जिसे परिश्रम करना आता है उसके जीवन में नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं। जब हम जन्म लेते हैं तब हमें एक पहचान मिलती है। वो पहचान हमारे माता पिता के द्वारा दी गई होती है और एक पहचान वो होती है जो हम खुद अपने बलबूते पर बनाते हैं, जिसमें शामिल है आत्मविश्वास, कठिन परिश्रम और धैर्य। और इस पहचान से ही समाज को सुचारू रूप से चलाने में हम अपना योगदान देते हैं। और अगर यही पहचान एक महिला की हो तो ये महिला समाज को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान तो देती ही है, साथ ही सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनती है। तो दर्शकों, यह है कार्यक्रम एक मुलाकात और कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही महिला से जो पिछले 29 वर्षों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान से जुड़ी हुई है, अपनी सेवाएं दे रही हैं तथा 2020 में इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए माननीय उपराज्यपाल द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया है। तो कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी सिविल इंजीनियरिंग लेक्चरर डीब्रेट डॉक्टर एस राजी का। नमस्कार मैडम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच। जी राजी जी, आप इतने वर्षों से डीब्रेट से जुड़ी हुई है और कई विद्यार्थी होंगे जो आपके मार्गदर्शन में से पढ़कर आज एक कुशल और एक सफल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज के कार्यक्रम में हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और डीब्रेट से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में आपसे आज हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें अपने जो शुरुआती जीवन है, अपने परिवार और शिक्षा के बारे में बताएं। मैं यहीं पे पली बड़ी हुई हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो निकोबार से शुरू हुआ। फिर मेरे पिताजी यहाँ के पुलिस वायरलेस ऑपरेटर हुआ करते थे, फिर वो इंस्पेक्टर हुए। तो प्रारंभिक शिक्षा निकोबार, फिर कदमतला, माया बंदर और बाद में यहाँ गर्ल्स स्कूल। तो 7th स्टैंडर्ड से फिर 12th स्टैंडर्ड तक मैंने गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ाई की। तो वो गर्ल्स स्कूल का वो जो इम्पैक्ट था वो मेरे कैरेक्टर बिल्डिंग में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा, क्योंकि उस समय के टीचर्स, आई थिंक उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी कि मैं टीचिंग में जाऊं। तो वो टीचर्स, प्रिंसिपल्स, उन लोगों ने बहुत इंस्पायर किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो है वो LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से किया। अच्छा। फिर मैंने अपना PG जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। फिर PhD जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया मैंने। तो आप डीब्रेट से कब जुड़ी? मैं 1994 में एज ए पार्ट टाइम लेक्चरर जुड़ी डीब्रेट से। तब वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हुआ करता था। तब यहाँ इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुए थे, तो मैंने एज ए पार्ट टाइम लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया था उस समय। जी, तो फिर मैम, आप बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसके लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप किससे इंस्पायर हुई, कब आपने सोचा कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, सिविल इंजीनियरिंग के इस फील्ड में जाना है? बच्चे मेरे से इंस्पायर हुए कि नहीं, तो बच्चों से पूछना पड़ेगा। मैं अपने टीचर्स से बहुत इंस्पायर हुई। और एक वाकया, मैं शायद 8th स्टैंडर्ड में थी, तब कुछ क्लास में अरेंज करना था, तो मैं मॉनिटर हुआ करती थी। तो हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम, गर्ग मैम हुआ करती थी, तो उन्होंने मुझे एक हिंदी का एक पूरा ही कविता देकर कहा कि इसका पूरा सारांश तुम पढ़ाओ, तब तक हम लोग आते हैं। तो मैं जब सारांश बता रही थी तो वो पीछे से सुन रही थी, मैंने देखा नहीं था उनको। तब उसके बाद में उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छी शिक्षिका बन सकती हो। अच्छा। तो वो शायद कहीं मन में था। तो जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया उसके बाद में मैं बहुत सारे जॉब्स के लिए compete करती थी। मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह लिए, 2-3 जॉब्स भी मिले। लेकिन ये जब पार्ट टाइम लेक्चरर का यहाँ पे जब रिक्रूटमेंट हो रहा था, वैकेंसी था, तो ये मतलब मैंने स्वतः ही ले लिया और उसके बाद से फिर मैं कंटिन्यू करने लगी। तो शायद वो एक स्पार्क था मेरे में कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, क्योंकि वो एक पैशन था टीचिंग के लिए। तो वो सारे टीचर्स जो थे उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, तो इसीलिए फिर मैंने टीचिंग में कंटिन्यू किया। आई डिडंट गो फॉर फील्ड वर्क। जी जी। तो राजी जी, आप प्रेजेंटली डीब्रेट में आपकी क्या भूमिका है, किस तरह के कार्यों से आप जुड़ी हुई हैं? सिविल इंजीनियरिंग टीम में अभी मैं फैकल्टी इंचार्ज का ड्यूटीज देख रही हूँ। इससे पहले मैंने ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, और हमारे यहाँ पे एक टीम होता है, तो हम एक फैमिली की तरह है, डीब्रेट फैमिली। तो सब अपने काम में वैसे तो लगे रहते हैं, फिर हम सब सारे काम जो होता है सभी हमारा ही काम है, क्योंकि एक परिवार में सबका काम सबने करना होता है। तो अभी तो फिलहाल मैं ऐसे फैकल्टी इंचार्ज हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, और फिर बाकी कुछ और प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो उसको भी मैं हैंडल कर रही हूँ। जी, जो डीब्रेट में मैम जो डिफरेंट कोर्सेज है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ज़रूर। ऐसे ही हमारे यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम और डिग्री प्रोग्राम है।
डिप्लोमा में हमारे पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट है और आईटी है, कंप्यूटर साइंस है। इसके सिवा मैरीटाइम कोर्सेज भी चलते हैं। और डिग्री में हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। इसके सिवा हमारे यहाँ पे नॉन फॉर्मल कोर्सेज बहुत चलते हैं स्किल डेवलपमेंट के। वो स्किल डेवलपमेंट के तहत में जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं या फिर जो घर की महिलाएं होती हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पे फैशन एंड अपैरल डिज़ाइनिंग कोर्स, जो बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, जो हमारे 10 एक्सटेंशन सेंटर्स में चलते हैं। तो मेन सेंटर के सिवा कचाल से लेके डिगलीपुर तक हमारे एक्सटेंशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी ये कोर्सेज चलते हैं। तो उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिपेयर है और मोटर मैकेनिक है। ऐसे कोर्सेज हम लोग वहाँ पे चलाते हैं। इसके सिवा कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर हमें बोलता है कि उनके किसी स्टाफ को हमें ट्रेन करना है, तो हम कंटिन्यूइंग एजुकेशन के तहत वो कोर्सेज भी चलाते हैं। जैसे कि वाटर टेस्टिंग का हुआ या फिर सर्वे का हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए हुआ, या फिर कोई नए जो रिक्रूट्स होते हैं उनको हम लोगों को अगर ओरिएंटेशन देना होता है तो वो भी होता है। और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एज एंड व्हेन जो भी डिपार्टमेंट हमें रिक्वेस्ट करता है तो हमारा टीम उसके लिए प्रिपेयर करता है फिर। जी, तो राजेश जी, जो डीप डेट में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्रैक्टिसेस होते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ज़रूर। ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारा इंस्टीट्यूट शायद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में पहला था जिन्होंने ISO सिस्टम रखा था। उसके तुरंत बाद ही हमने ISO 14000 जो है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हमने मतलब इम्प्लीमेंट किया। तो उसके तहत वी वर द फर्स्ट टू हैव ETP प्लांट। और हमारे यहाँ पेपर रिसाइकलिंग होता है। हमारे वहाँ पे एक पुराना स्ट्रीम था जिसमें हमने बंद बनाया APWD के मतलब मदद से, और वो जो बंद से जो रिजर्वायर क्रिएट हुआ उसके ही हम लोग पूरा ही जो है लैंडस्केप को हम लोग जो है इरिगेट करते थे। अभी रिसेंटली हमने एक सेंटर बनाया सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत। आपने देखा होगा कोविड से पहले जो था 2020 में ही 2019 का जो नॉर्थ ईस्ट मानसून रिसीड कर गया था, जिसकी वजह से पानी की बड़ी दिक्कत हुई थी। तो हमें लगा कि एज ए टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमें अपने आइलैंड के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के जो लोग थे, जो डायरेक्टर थे, उनसे भी परामर्श किया और उसके बाद हमने आइलैंड वाटर रिसोर्स रिसर्च सेंटर बनाया। और उस समय बच्चे, उसी के बाद कोविड भी हो गया था, तो बच्चे सब अपने अपने घरों पे भी थे। तो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ हमने उनको फिर GIS की ट्रेनिंग दी और हमने मोर देन 57 पंचायत का जो है हमने GIS मैपिंग किया पूरे सरफेस वाटर का और जो भी उनका सोर्सेस है। तो जिससे हमें पता चला कि कौन से पोटेंशियल सोर्सेज हैं जिसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। वो एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला हमारा। फिर हमने वो रिपोर्ट जो है RD डिपार्टमेंट के साथ और PWD के साथ भी साझा किया। इसके सिवा हमारे यहाँ पे जो है अभी जैसे वाटर का जो पानी का सबसे बड़ा है, उसको पानी की दिक्कत को नहीं होने के लिए PWD के साथ में हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो IoT बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि पानी के लेवल्स को हम लोग देख सके। तो वो उनका एक अलग प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर बच्चों को कम्युनिटी के साथ में जोड़ने के लिए हमने एक रूरल इंटर्नशिप ज्वाइन किया। तो बच्चे जो हैं वो जब वेकेशन होता है तो वो इंटर्नशिप में उनको दिया जाता है कि कितने गाँवों में सौर ऊर्जा का स्कोप है, कितने गाँव में पानी की है और कितने गाँव में बाकी सारे जो फैसिलिटीज़ हैं उसको वो लोग कैसे मैप कर सकते हैं। फिर बच्चों को कम्युनिटी से जोड़ने के लिए, उनको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए और भी बहुत सारे सोशल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स चलते हैं। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है प्रतिदान का, जिसमें बच्चे जो है वो पैसे कलेक्ट करते हैं, हम स्टाफ भी देते हैं और हर साल हम कुछ एक अमाउंट जो है वो LG रिलीफ फंड को देते हैं ताकि हम जो है सोसाइटी को वापस दे सके जो हमें सोसाइटी दे रहा है। और फिर एक बहुत अच्छा हमने ग्रीन बिल्डिंग डेवलप किया। दैट इज़ द फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। गोल्ड रेटेड है वो। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है वो CIA के तहत में जो इंस्टीट्यूट है वो काउंसिल ने हमें उसको ये जो है वो गोल्ड रेटेड हमें अवार्ड दिया है। तो वो जो है एनर्जी और वाटर एफिशिएंट है वो बिल्डिंग जो है, तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा। तो इसके सिवा जो है हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि उनके जो फाइनल ईयर में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स जो होता है वो रियल लाइफ होना चाहिए, जो कि कम्युनिटी के कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको एड्रेस करता हुआ, ताकि उस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम दिया सके। और टेक्निकली इसमें क्या है, बच्चे भी ट्रेन हो जाते हैं कि बाद में जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो वो सॉल्यूशंस को एज ए चैलेंज ले सके और सॉल्यूशंस दे सके।
तो वैसे हमारे यहाँ ये इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वो एक चीज़ है जिसकी वजह से हमें भी चैलेंज मिलता रहता है और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमें भी एक उत्साह आता रहता है। जी जी। तो राधे जी, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताया, जिससे कि जो आपके स्टूडेंट्स जो है वो शहर और गांव में आने वाले जो समस्याएं उससे कैसे लड़ सकते हैं, कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं, कम्युनिटी से जुड़कर कैसे उनके साथ में आपसी तालमेल बैठा सकते हैं, मतलब कंप्लीटली जो है एक सोसाइटी में जिस तरह की एक सोच रखना है, आप लोग इस तरह से अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, दे शुड बिकम ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ताकि वो समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित हो सके और वो उनका जो ओरिएंटेशन है वो राष्ट्र के लिए हो सके, तो उनको लगे कि उनकी ड्यूटी है। और ये जो कोर्स उन्होंने किया है सिविल इंजीनियरिंग का या मैकेनिकल या जो भी इंजीनियरिंग का किया, तो उनको टेक्निकली वो लोग इतने सजग हो सके और उनका सामर्थ्य इतना हो सके कि वो अपने जो आसपास के प्रॉब्लम्स को अटेंड कर सके, तो दे बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल एज ए गुड सिटीजन ऑल्सो। जी जी जी। जिस तरह से आप उन्हें प्रिपेयर कर रही हैं फ्यूचर के लिए, आगे जाकर वो हमारे द्वीपों में ही नहीं अलग राज्य में भी जाएंगे, तो बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें प्रिपेयर करके आप भेज रहे हैं। बिल्कुल जी। तो राजेश जी, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो आपके मार्गदर्शन में कितने सारे प्रोजेक्ट को अंजाम दिए गए हैं उसके बारे में बताइए। मार्गदर्शन तो टीम का ही होता है, अकेले किसी का मार्गदर्शन नहीं होता है। हम बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, रिव्यू मीटिंग्स होती हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स जो बच्चे लेकर ही आते हैं, बच्चे में बहुत ज़्यादा इनोवेशन होता है, तो उस प्रोजेक्ट्स को फिर हम थोड़ा सा गाइड करके, जैसे ग्रीन बिल्डिंग का था वो एक ट्रेनिंग हुआ था, फिर जैसे पेपर रिसाइकलिंग वो बच्चों का प्रोजेक्ट था। बाद में जो हमारी स्टाफ थी उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे कराए, तो उनके मार्गदर्शन में वो एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ, बाद में पेपर रिसाइकलिंग होने लगा। तो हमारे यहाँ जितने भी पेपर्स हैं उसको रिसाइकिल करके फाइल बनाकर, हमारे यहाँ हम फाइल बाहर से नहीं खरीदते, वो रिसाइकिल पेपर का ही फाइल बनता है। तो वो मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो एक आइलैंड वाटर रिसोर्स रिसर्च सेंटर की थी, वो मैंने कोऑर्डिनेट किया था, लेकिन पूरी टीम थी मेरे साथ, मैंने अकेले नहीं किया। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर जेंसन डैनियल, फिर हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर उत्पल शर्मा और फिर बाकी टीम मेंबर्स भी थे, बच्चे भी थे। और फिर इसके अलावा रूरल इंटर्नशिप जो है वो हमने अभी AICT ने कहा था कि बच्चों का कम्युनिटी कनेक्ट होना चाहिए ताकि बच्चे कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को अटेंड कर सके, तो हमने ये एक नया चीज़ शुरू किया, तो वो अभी मैं देख रही हूँ, रूरल इंटर्नशिप जो है जो बच्चों को गाइड कर सके। तो उसमें हमारे PRI मेंबर्स हैं और जो डिपार्टमेंट्स कंसर्न हैं उन सबके साथ भी हमारा तालमेल रहता है। तो बच्चे ग्राम सभा में जाते हैं ताकि उनको बता सके, क्योंकि जो गाँव वासियों को भी मालूम होना चाहिए कि बच्चे क्यों आए हैं, उनका क्या क्वेश्चनर है, क्या इन्फॉर्मेशन। तो रेस्पोंडेंट्स के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए वो ग्राम सभा में भी बच्चे जाते हैं, फिर PRIs के साथ में भी कनेक्ट होते हैं। तो वो एक रूरल इंटर्नशिप अभी मैं देख रही हूँ, मुझे उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और ये IRRC की, इसके सिवा जो भी होता है हम जुड़ते जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में जुड़े तो उसमें हमको भी सीखने को मिलता है। तो वो ऐसा इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जी जी। तो राजेश जी, आप 29 ईयर्स से सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस आप ले रही हैं, आप डीब्रेड से जुड़ी हुई हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग का जो महत्व है इसके बारे में हमें समझाएं। जैसे कि ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, दिस इज अ कन्वेंशनल ब्रांच। जी। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को कन्वेंशनल ब्रांच कहा जाता है क्योंकि ये ब्रांच सबसे पहले आई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और बाकी सब में बहुत सारी चीज़ें एडवांस हुई है, लेकिन मिट्टी तो वही रहेगी, अर्थ इज ऑल्सो सेम, सोलर पावर इज द सेम एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो द बेसिक द सेम। तो ये जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के साथ ही सिविल एक कन्वेंशनल ब्रांच होने की वजह से हाँ उसमें बहुत सारी चीज़ें भी नहीं आई हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब तक है तब तक तो सिविल इंजीनियरिंग भी उसकी अहमियत रहेगी। तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो भी जाए तो भी वो जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं वो बच्चे ना भूलें, ताकि अगर आपके पास में करंट नहीं है, जैसे आप जानते हैं हम यहाँ पे डिजास्टर प्रोन एरिया में रहते हैं, तो हो सकता है जैसे हमने 2004 की जो सुनामी देखी थी उसके बाद में अगर करंट नहीं है या फिर इंटरनेट नहीं है तो बच्चे ऐसे ना हो कि वो बिल्कुल भी निहत्थे हो जाए और वो कुछ ना कर पाए। तो हम कन्वेंशनल मीन भी उनको सिखाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बेसिक इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसका महत्व हमेशा बना रहेगा जैसे बाकियों का भी रहता है। तो कन्वेंशनल ब्रांचेस तो जैसे कि ट्रेडिशन रहता है वैसे इन ब्रांचेस का भी इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगा। जी। तो राजेश जी, हमारे द्वीपों के जो बच्चे हैं कई सारे जो जॉब में जुड़ना चाहते हैं और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग हमारे द्वीपों से करते हैं, बाहर भी जाते हैं। तो जब एक स्टूडेंट सिविल इंजीनियर फील्ड में जाना चाहता है, कोर्स करना चाहता है, तो उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? एक चीज़ सभी ब्रांचेस के लिए आजकल है कि बच्चे मोबाइल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो मैं एक बात बच्चों को बोलना चाहूँगी कि आप चाहे सिविल इंजीनियरिंग में जाए या कोई भी इंजीनियरिंग में जाए, आप रेफरेंस बुक ज़रूर पढ़ें।
जी। ये जो पढ़ने की आदत नहीं रह जाती है, अभी आने से पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मार्क ट्वेन की एक बहुत बड़ी कहावत है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप साक्षर होकर आप नहीं पढ़ते हो तो आप अनपढ़ से भी कोई अच्छे नहीं हो। जी। तो आपको पढ़ना चाहिए। तो वो जो चीज़ वो बच्चों को लगता है कि नहीं कुछ भी ये पीडीएफ से पढ़ ले या फिर ये मोबाइल से पढ़ ले, वैसा नहीं होना चाहिए। रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए। मैं सभी बच्चों को, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हो या किसी भी चीज़ में कोई भी ब्रांच के लिए ऑप्ट कर रहे हो, मैं उनको बोलूँगी कि रेफरेंस बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई थी वो आपको जानना चाहिए। बेसिक्स क्लियर रखें। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो एज our seniors used to say and our teachers used to say, engineering is nothing but common sense। तो आपको वो सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस बेसिक्स क्लियर होना चाहिए आपका। जी। तो राजीव जी, आपको 2020 में हमारे द्वीपों के उपराज्यपाल द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। आपको हम उस समय तो बधाई नहीं दे पाए, आज हम आपको हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। ये जो था वो ग्रीन बिल्डिंग के लिए था। अच्छा। तो ये पहला ग्रीन बिल्डिंग था, तो इसकी वजह से हमने मतलब उसमें डीब्रेड के साथ साथ एपीडब्ल्यूडी के आर्किटेक्ट्स, उनके इंजीनियर्स, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, क्योंकि पहली बार हो रहा था तो उसमें बहुत सारी हमें गाइडलाइंस थी कि वाटर एफिशिएंट होना चाहिए, देन सोलर ये एनर्जी एफिशिएंसी होना चाहिए, सारे जो गैजेट्स हैं वो 5 स्टार होने चाहिए। तो ये छोटे छोटे जो डिटेल्स थे जो आईजीबीसी ने हमें दिया था फिजिबिलिटी स्टडी में, उसको रखकर प्रशासन ने पूरा ही सहयोग दिया और उन्होंने भी इसको एज ए चैलेंज लिया और हम उसके साथ बैठे रहे। तो आई वॉज द प्रोजेक्ट इंजीनियर फॉर दैट। तो वो पूरी टीम की बात थी, मैं टीम को रिप्रेजेंट कर रही थी, किसी एक को रिप्रेजेंट करना था तो मैंने टीम को रिप्रेजेंट किया, वरना तो ये पूरा ही जो ये अवार्ड है ये पूरे टीम को जाता है, डीब्रेड को जाता है। तो उस तरह आईजीबीसी का जो है वो उनको हम चाहते थे कि प्लैटिनम रेटेड हो, लेकिन कुछ वजह से हम नहीं कर पाए, तो गोल्ड रेटेड तक हम पहुंच पाए। जी। इसके बाद जब आपको सम्मानित किया गया, कमेंडेशन जब आपको मिला, इसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो आपके कलीग्स की, आपके परिवार की और खासकर आपके स्टूडेंट्स की किस तरह के रिएक्शंस थे? स्टूडेंट्स तो बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उस समय जो भी बच्चे जुड़े हुए थे वो लोग भी बहुत खुश हुए थे। परिवार और जो भी अंडमान तो छोटी जगह है, पूरा समाज ही परिवार होता है, तो सब ने बहुत सराहनीय किया। लेकिन पूरी सराहना जो है मैंने कहा ना जो टीम को जाती है। हाँ, उसके बाद एक जो पहले एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंसेप्ट को नहीं देखती थी मैं, अभी हर प्रोजेक्ट को मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। तो अभी जैसे भी मैंने कहा IRRC का हुआ, सस्टेनेबिलिटी वाला का मतलब एक टर्मिनोलॉजी मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ। फिर मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट कैसा रहता है वो चीज़ मैं ध्यान में रखती हूँ। तो वो एक चेंज आया है सोचने में और प्रोजेक्ट लेने में कि वो एनवायरनमेंट से पॉइंट ऑफ से कैसा रहेगा बिल्डिंग का। और वो बच्चों को भी जब पढ़ाती हूँ तो मतलब हम लोग कोशिश करते हैं टीम में कि हम एक दूसरे को मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि सस्टेनेबल मटेरियल्स को हम लोग देखें, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेजाइल है यहाँ पे। तो हमारे समाज में, हमारे आइलैंड में जैसे टूरिज्म, इट्स एन इंडस्ट्री विच इज़ क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल बर्डन ऑन द एनवायरनमेंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं कि हम कैसे कैसे सॉल्यूशंस दें। वो सोच में एक बदलाव आया कि एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा सोचा जाए, जो शायद मैं पहले नहीं सोचती थी, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग ही था मेरे लिए प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर। जब मैं ग्रीन बिल्डिंग के लिए काम कर रही थी तो उनकी जो छोटे छोटे चीज़ों को मैं देखती थी, तो तब मुझे लगा कि हाँ ये भी हो सकता है, जो कि बहुत सिंपल सा चीज़ है। जैसे एक नॉर्म लगा दो कि आप जब रूम से बाहर जाते हो तो सारी लाइट्स ऑफ करके जाया कीजिए। तो बच्चों में भी वो एक कल्चर इनकलकेट करने के लिए हमने किया। पहले थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ा, उसके बाद अभी बच्चों में आदत हो गई है, तो वो चीज़ हो गई। फिर आप कुछ प्रोजेक्ट लेते हो उसमें एनवायरनमेंट में क्या उससे फ़र्क पड़ेगा, तो कैसे वो सस्टेनेबल रहेगा, मटेरियल कैसे आप सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हो, आप रीयूज़ कैसे कर सकते हो, रिसाइकिल कैसे कर सकते हो। ये चीज़ें शायद मैं पहले उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखती थी, वो एक बदलाव आया है। जी राजेश जी, आप 29 ईयर से डीब्रेड से जुड़ी हुई हैं और आपने इसे जुड़ने के लिए आपने पढ़ाई की, यहाँ पर हमारे द्वीपों में पढ़ाई की और बाहर भी आप गई थी। एक महिला होकर आप पढ़ाई करके आज आप एक ऐसे मुकाम पे है, लोग आपकी एक अलग पहचान है, लोग आपको पहचानते हैं। तो एक महिला के लिए आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है जी, चाहे महिला हो या पुरुष हो। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी कुछ दशकों से पहले हम सोचते थे कि एक पुरुष प्रधान समाज है, ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत बदलाव आ गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। इसलिए नहीं कि फेमिनिज्म की बात हो गई या फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, इसीलिए कि आप समाज को कंट्रीब्यूट कर पाओगे।
और आत्मनिर्भर होने से ये खाली नहीं कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपकी सोच में डिफरेंस आता है, आप समाज को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो आपका दायरा जो है वो परिवार और वो मोहल्ले तक ही रहता है। अभी जब आप आत्मनिर्भर बनोगे और आप 4 चीज़ों के साथ जुड़ोगे, 4 लोगों के साथ जुड़ोगे और आप अलग अलग तरह के काम करोगे, तो आपको लगेगा कि आपका समाज के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और समाज से फिर राष्ट्र का बन होता है। तो वो अगर जब तक आप उस तरह नहीं सोचोगे तो आपका जो दायरा है सोच का वो भी कम रहेगा। और मनुष्य जीवन एक ही जीवन है, तो उस जीवन में तो आपको देना ही है। तो आप जब दोगे आप भरपूर दे सकते हो, तो नहीं तो क्या आपकी निर्भरता रह जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई ना करे ना या आपको करने से मना करेगा, लेकिन जब आत्मनिर्भर होगे तो आप खुलोगे, आपका सोच खुलेगा, तो उसके क्या है कि आपकी जो क्षितिज है वो खुलेगा, तो आपको लगेगा कि आप बहुत दूर तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। जी राजेश जी, आप इतने वर्षों से डीप ब्रेड में हैं, तो इतने वर्षों में अब तक जो आपने शुरुआत की और अब तक 29 साल हो चुके हैं, तो आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। मैं ऐसे पार्ट टाइम लेक्चरर ज्वाइन किए। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ और मैं तहे दिल से बहुत मतलब धन्यवाद देती हूँ मेरे सीनियर्स का। मेरे जो उस समय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने बहुत ग्रूम किया जी। उन्होंने मतलब हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग जो बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सिखाना, देन पढ़ाई का जो है, फिर ट्रेनिंग्स हमने जो किए, तो उससे हम लोगों को बहुत कुछ मतलब ग्रो करने में बहुत मिला। तो आज हम जब अपने काउंटर पार्ट्स में मेनलैंड में कभी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या फिर हम वहाँ पे जाके कुछ पेपर प्रेजेंट करते हैं, तो हमें पहले एक दिक्कत आती थी कि हम ऐसे एक रिमोट एरिया से जाते, लेकिन वो जो टीम था वहाँ पे और अभी भी जो टीम है, वो वहाँ का जो सिस्टम है डीप ब्रेड का, उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि मैं मतलब चैलेंजेस ले सकूं, प्रोजेक्ट ले सकूं और टेक्निकली उसको इस तरह से देख सकूं कि उसका सोल्यूशन कैसे आ सके। तो वो एक पैशन जो जनरेट हुआ, उसके लिए मैं डीप ब्रेड के बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और ईश्वर की भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसा एक मौका मिला कि इसे संस्थान में काम करने का और उस टीम्स के साथ में काम करने का। तो अभी जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी मैं बोलूँगी कि आपको भी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि इट्स ए अनलेस अंटिल यू डोंट लर्न यू विल नॉट ग्रो। अभी हम जैसे पानी भरा हुआ ग्लास है, उसके ऊपर और पानी डाले तो वो तो छलक ही जाएगा। तो हमेशा अपना ग्लास खाली रखना चाहिए ताकि आप और कुछ ले सको। तो ये जो सफ़र था बहुत अच्छा रहा, आगे भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि एक बार आप स्टेबल हो जाओ और आपको मालूम है कि लाइफ में क्या करना है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप दिक्कत नहीं है, जब तक कि आपका वो जो व्यू क्लियर ना हो कि क्या है। टीचर्स हैं, हमें गुरु बनना है, आचार्य बनना है, ताकि बच्चे हमसे प्रोत्साहित हो और बच्चे आगे बढ़े। और हमारा काम है कि हम जनरेशन्स पैदा करें जो जनरेशन्स समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित हो। दैट्स इट। तो राजेश जी, आपको हमारे दीपों के बच्चे देख रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आप उन्हें अपनी तरफ से कुछ सलाह दें। वो बोलेंगे मैडम जब देखो एडवाइस देती रहती है। जी। ऐसे मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर मानी जाती थी, मेरे बच्चे हमेशा ऐसे ही बोलते थे। मैं उनको खाली एक ही एडवाइस दूंगी कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप हमेशा सजग रहो कि आप क्या काम कर रहे हो और उस काम से कैसे समाज और राष्ट्र के लिए आप समर्पित होते हो, वो बहुत आवश्यक है। जो काम सबके लिए है वही काम सही है। जो मैं अपने लिए खाली करूं तो वो काम से हमें कभी फायदा नहीं होगा। तो आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट में आप हमेशा ऐसा ही सोचिए कि वो प्रोजेक्ट कैसे समाज और राष्ट्र को ड्यूरेबिलिटी देगा, सस्टेनेबिलिटी देगा और वो समाज को कैसे फायदेमंद कराएगा। बस इतना ही सोचना है, और किसी चाहे वो कोई भी फील्ड के हो, उनको बस इतना ही देखना है कि वो काम जो कर रहे हैं वो सबके लिए अच्छा हो, बस इतना ही सोचना है। जी, तो राजेश जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपकी सोच से आपके जो जर्नी है उन सभी को सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए। आज आप कार्यक्रम में आई, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच। जी, तो दर्शकों, हमें बस परिश्रम करना है। जैसा कि हमें राजेश जी ने कहा, जो काम सबके लिए है वही सही है। बस हमें सही को पहचान कर आगे बढ़ना है और अपनी एक पहचान बनानी है। आज के एक मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।